ओके जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितना मैं बोर्ड पे लिखूं उतना आप नोट भी करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा आपको नोट्स भी बनाने होंगे इसके थोड़े, ठीक है। आप मुझे बताइए कितने बच्चों ने इसके पहले डिजिटल पढ़ा हुआ है? डिजिटल पढ़ा है? हाँ, एलेन से? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से जितना बोर्ड पे, हाँ मतलब नहीं आता, ठीक है। पढ़ा भी आ भी सकता है बहुत सारे बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पहले एक बार पढ़ लेते हैं ना तो फिर वो नई भी नोट्स बनाते हैं तब भी बच्चा समझ जाता है कि अच्छा इसके बाद में ये है। जेनेटिक्स में हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, और जितना कम से कम बोर्ड पे लिखा है उतना तो आपको लिखना ही है। और बाकियों की तरह नहीं है कि इसे आप सिर्फ जैसे आपको बताया गया वैसा याद कर लिए, इसको पहले समझना होगा आपको, उसके बाद में ही आपको ये समझ में आएगा, तभी आप उसको आप माइंड में रिटेन कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा नाम अनिल बिरला है और मैं 7-8 साल से एलएन में पढ़ा रहा हूँ। मैंने एमटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से, बायो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 2 का वेटेज भी आप जानते होंगे काफी हाई, 30+ क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड जो आएगा पार्ट वो बायोटेक्नोलॉजी का रहेगा, फोर्थ रहेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, फिर जो प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन है वो पढ़ाएंगे हम, और लास्ट में पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। सारे चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और प्लांट ब्रीडिंग में एक एक क्वेश्चन आता है और एक एक दिन के भी हैं, ठीक है। बाकी इनको छोड़ दे तो बाकी जितने भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब में 5+ क्वेश्चन आते हैं, और ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है इनमें तो 7, 8, 9 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो आप काफी अच्छी तरीके से पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। इस फर्स्ट चैप्टर को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्लासिकल जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स। और इसमें हम हेरेडिटी के बारे में पढ़ेंगे। हेरेडिटी क्या होती है? हेरेडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग तक जो कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? हेरेडिटी बोलेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि जब कैरेक्टर ट्रांसफर तो होते हैं, जब प्रोजेनी बनती है, जब ऑफ स्प्रिंग बनती है, तो वो पेरेंट की तरह ही दिखती है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस भी आते हैं, माइनर डिफरेंसेस भी आते हैं। तो जो एक स्पीसीज के मेंबर्स में जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। इस चैप्टर में दोनों बातों को साथ में ही पढ़ा जाएगा। इसमें ज्यादा फोकस आपको किया जाएगा कि कैसे अगली जनरेशन बनती है, कैसे गैमिट बनते हैं, और गैमिट के थ्रू कैसी अगली जनरेशन बनती है, इस पे फोकस किया जाएगा। ज्यादा फोकस वेरिएशन पे नहीं होगा। लेकिन जब आप देखोगे कि किस प्रकार से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, कैसे गैमेट्स बनते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगली जनरेशन के अंदर थोड़े से चेंजेस या माइनर चेंजेस क्यों आते हैं। तो 2 बातों को यहां पढ़ेंगे, हेरेडिटी को एंड वेरिएशन को। कलेक्टिवली हम जिस भी साइंस में हेरेडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे। अब एक और टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रोसेस बिहाइंड हेरेडिटी, प्रोसेस बिहाइंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है उनकी प्रोसेस क्या है, कैसे पेरेंट्स ने ऑफस्प्रिंग बनाई है, कैसे पेरेंट्स ने अपने कैरेक्टर को अगली जनरेशन में ट्रांसफर किया, कैसे पेरेंट ने गैमिट बनाए, कैसे जाइगोट बना, कैसे अगली जनरेशन बनी। इस पूरी प्रोसेस को अगर पढ़ना है तो इस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। मतलब हेरेडिटी तो क्या हो गई? सिंपल,
ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, उससे आप क्या बोलोगे? हेरेडिटी बोलोगे। लेकिन जिस प्रोसेस से ट्रांसमिशन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। कभी कभी हेरेडिटी वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी कभी इनहेरिटेंस यूज कर लेते हैं। दोनों में से जनरल जब कॉमन को बात करते हैं तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हेरेडिटी सिंपल एक टर्म है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को देखा जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेस को पढ़ा जाए कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक से अगली जनरेशन में, तो प्रोसेस का नाम क्या है? इनहेरिटेंस है। अब कोई छोटी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखवाएंगे, ठीक है? छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम देखेंगे। बच्चों, जिन कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं हेरेडिटी के अंदर। उन्हें हम कौन से कैरेक्टर बोलते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरेडिटी। तो जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है, तभी तो उनका हमें अगली जनरेशन में कैसे पास में होंगे तब हमें समझ में आएगा। आ रही बात समझ? तो चलो देखते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स को डेवलप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप कराना है आपके अंदर तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसे समझ लेते हैं। तो देखें, किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल में ये क्रोमोसोम है। आप जानते हो कि क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से। पहले डीएनए होता है, उसका थोड़ा सा कंडेंसेशन करते हैं तो क्रोमेटीन बनता है, फिर कंडेंसेशन करेंगे तो क्रोमोसोम बनेगा। इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताऊंगा कि कैसे डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। लेकिन अभी ध्यान रखें, जैसे ये क्रोमोसोम है तो इसमें कंडेंस्ड फॉर्म में क्या है? हमारा डीएनए। अब देखो, यहां पर मान लो ये जो डीएनए का सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट आरएनए बनाता है, आपने 12th में पढ़ा होगा। और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। सेल में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन किसकी तरह काम करेगा? एंजाइम की तरह काम करेगा। और ये जो एंजाइम है किसी न किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मान लो ये सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट में। और इस प्रोडक्ट की वजह से मान लो आपकी हाइट बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? हाइट बढ़ रही है, हाइट आ रही है ऑर्गेनिज्म। तो इस हाइट को कंट्रोल करने वाला ये सेगमेंट है। इस हाइट को आपके अंदर किसने अपीयर करवाया? इस डीएनए के सेगमेंट ने करवाया। अगर ये डीएनए का सेगमेंट नहीं होता तो क्या ये हाइट आती? नहीं आती। मतलब वो डीएनए का सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को डेवलप कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। तो किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को, इसे हम कौन सा कैरेक्टर बोलेंगे? ये किससे कंट्रोल हो रहा है? जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो इसे हम कौन सा कैरेक्टर बोलेंगे? जेनेटिक कैरेक्टर। क्या बोलेंगे? जेनेटिक कैरेक्टर। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर सुटेबल कंडीशंस आर अपीयर नहीं होगा। अच्छा, क्या सिर्फ जीन होने से काम चल जाएगा? जीन तो होना ही चाहिए, साथ साथ में जीन ने क्या बनाना चाहिए? आरएनए और प्रोटीन। जब डीएनए का सेगमेंट आरएनए और प्रोटीन बनाता है तो इसे हम बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन हुआ। क्या बोलते हैं? जीन का एक्सप्रेशन हुआ। तो सेकेंड कंडीशन क्या है जेनेटिक कैरेक्टर के अपीयर होने के लिए? जीन तो होना ही चाहिए, आपके अंदर जीन का एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। अगर जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो जेनेटिक कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा। अच्छा, जीन है और जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन जीन का एक्सप्रेशन है ना, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस टाइप सेल में कंडीशंस हैं, कैसा एनवायरमेंट है, किस टाइप के हार्मोन्स हैं, बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड होती है काम करने के लिए, जीन को एक्सप्रेस होने के लिए, वो सब चीजें हैं कि नहीं है। तो जो एनवायरमेंट है सेल का, वो जीन का एक्सप्रेशन कराता है। तो फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन सुटेबल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो तीन चीजें होना चाहिए किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। तीन चीजें, पहला जीन, सेकेंड
जीन का एक्सप्रेशन। थर्ड, सुटेबल कंडीशंस, जो किसके लिए हो, जीन के एक्सप्रेशन में मदद करे। अब देखो, हम जब बने थे तो एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट से बने थे। शुरुआत में जाइगोट था हमारे पास, उसमें माइटोसिस हुआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बताओ, इंसुलिन का जीन क्या हर एक सेल में है? बिल्कुल, हर एक सेल के अंदर इंसुलिन का जीन। लेकिन हर एक सेल क्या इंसुलिन बना रही है? नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि हर एक सेल में वैसा एनवायरमेंट नहीं। कहां पर ऐसा एनवायरमेंट है? पेंक्रियास सेल। पेंक्रियाज की भी कौन सी सेल में? बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स के अंदर ऐसा एनवायरमेंट है कि वहां पर इंसुलिन का जीन क्या होता है? एक्सप्रेस होता है। हमारे अंदर हर एक सेल में एक जैसे जीन, सारी सेल में एक जैसे जीन, लेकिन अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के जीन्स क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। अलग अलग टाइप के जीन एक्सप्रेस होते हैं तो अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर या थोड़ा सा फिजियोलॉजी या मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी सब में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए तीन बातें हमने याद कर, जीन, जीन एक्सप्रेशन, एंड फॉर एक्सप्रेशन सुटेबल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। क्लियर सबको अच्छे से? चलो अब कुछ चीजें हम वो डिस्कस करेंगे जो आपको पहले से पता है। अब बोलोगे सर पहले से तो ऐसी कोई सी बात नहीं जो हमें पता है। पता है आप, फादर ऑफ जेनेटिक्स याद है ना तुम्हें? कौन है? मेंडल। जेनेटिक टर्म किसने दिया था? बेटसन। ये तो याद कर लेते हैं बच्चे। जेनेटिक टर्म किसने दिया? बेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। उन्होंने क्या किया था बाद में डिस्कस करेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, बेटसन। वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। आपको कुछ बातें बेटसन के बारे में और भी जानना होगी। विलियम बेटसन बोलते हैं इन्हें, और इन्होंने बहुत सारी मॉडर्न टर्म्स दी थी। जैसे अभी एक टर्म सुनोगे आप, एलील सुनोगे, होमोजाइगस क्या होता है ये सुनोगे, हेट्रोजाइगस क्या होता है ये सुनोगे, हेमीजाइगस भी इन्होंने ही दिया था। लेकिन जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है उन बातों को हम डिस्कस करें, अननेसेसरी का जबरदस्ती नहीं, ज्ञान नहीं ले। आपने फिलियल करके सुना होगा, फाइलियल जिसे बोलते हो आप। क्या बोलते हो? फाइलियल। रियल उसको फिलियल बोलते हैं। ठीक है, तो फिलियल F1 F2, ठीक है, वो भी इन्होंने बताया। और जेनेटिक्स, ये टर्म भी इन्होंने ही दी थी। काफी सारी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, मॉडर्न टर्म्स इन्होंने दी थी। चलो आप मुझे बताओ, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? अच्छा, इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने कोई सी भी बात बिना एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताई, ये बस ऐसे ही बोल दिया है। जो भी बात बताई है उसका एक्सपेरिमेंट दिया, उसका एविडेंस दिया, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इनके बारे में बहुत ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं। टीएच मॉर्गन। हम दो साइंटिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट मेंडल और सेकेंड मॉर्गन, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक का कॉन्सेप्ट का नाम आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, एक के कॉन्सेप्ट का नाम लिंकेज। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग भी है, वो देख भी लेंगे बाद में। लेकिन इन्होंने भी काफी सारी टर्म्स दी थी, उन्हें देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया भी हुआ था नीट में 2 साल पहले, लिंकेज टर्म किसने दिया था? टीएच मॉर्गन। तो याद होना चाहिए सर। सेक्स लिंकेज, ये भी मॉर्गन ने। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी आप पढ़ोगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये भी मॉर्गन ने। क्रॉसिंग ओवर सुना होगा आपने, वो भी मॉर्गन ने ही बताया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर टर्म्स लिख दी है, आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने देखा। अच्छा, एक और आते हैं फादर, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बताइए। वेरी गुड। ह्यूमन या बोले तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स को क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अच्छा, ये गैरोड को क्यों कहा गया कि ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है?
क्योंकि पहली बार ए गैरोड ने बताया था कि हमारे अंदर एक डिजीज होती है और वो डिजीज एक जीन के कारण हो रही है। एक जीन में खराबी आ गई तो उस जीन से क्या नहीं बन रहा है, एंजाइम नहीं बन रहा, और उस एंजाइम नहीं बनने के कारण यूरिन कैसे हो रही है, ब्लैक हो रही है, एल्केप्टोन यूरिया। तो पहली बार इन्होंने बताया था कि ह्यूमन के अंदर भी एंजाइम नहीं बनने के कारण, जीन में प्रॉब्लम होने के कारण एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो डिजीज हो जाती है। तो ऐसा कोरिलेट किया था, इसलिए पहली बार इन्होंने किया था। तो फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो ये जैसा जैसा आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में वैसे तो घुमा फिरा के ही पूछते हैं, लेकिन एक आधो क्वेश्चन अगर सिंपल ऐसा आ जाए तो वो तो हमारे से छूटना नहीं चाहिए। और ये जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, अगर वो याद हुआ तो टिक कर दोगे, उनमें लॉजिक भी नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अगर याद हुआ तो टिक करेंगे, लॉजिक से आंसर उसका आता नहीं, तो एज इट इज आपको डायरेक्ट क्या कर लेना है। अब इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एक करके पढ़े। नोट करना चाहते हो तो चलो लिखो फिर, फॉर, मैं यहां पर वो लिख देता हूं, फॉर डेवलपमेंट ऑफ, आपने पहले पढ़ा नहीं है क्या? अच्छा, मुझे लगा कि अचीवर में जैसे जब भी हम जाते हैं ना पढ़ाने, तो ये सोच के जाते हैं कि बच्चों को सब आता है। आप एक्सेप्शन, वीडियो क्लियर आ रहा है सभी बच्चों को? अरे तुम्हें तो आ ही रहा है। बच्चों ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, कुछ बातें याद करी है। हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, जीन जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चीजें चाहिए हमें, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, ये हमने कुछ बातें याद करी। अब इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर वो टर्म्स क्लियर होगी तो ही आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। तुम टर्म्स पे चलते हैं एक एक करके। फर्स्ट टर्म है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? वेल्थ गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो कुछ गया, लेकिन कैरेक्टर गया तो सब कुछ गया। अरे बात समझ, जीवन में कैरेक्टर को हमेशा बनाए रखना चाहिए। धन की कमी हो जाए तो चल जाएगा, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप गरीब हो तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हेल्थ अगर थोड़ी चली गई तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कैरेक्टर चला गया तो आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और वो सबसे बड़ा दर्द होता है जब हमारी कोई एक्सेप्टेंस ना हो। तो ध्यान रखना, उसी कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी। तो कैरेक्टर क्या होता है उसे देखेंगे। सुनने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो कैरेक्टर को समझना ही एक बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाता है। बच्चों को कभी कभी डाउट आने लगता है जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाते हैं। तो आप कैरेक्टर को समझे पहले क्या होता है।
क्योंकि बार बार यहाँ कैरेक्टर की बात होगी, तो फर्स्ट जो टर्म हम यहाँ बात करेंगे वो करेंगे कैरेक्टर। क्या होता है कैरेक्टर? ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का कोई भी फीचर, उसे हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म की हाइट की बात कर लें तो हाइट एक कैरेक्टर हुआ। ऑर्गेनिज्म की आई कलर के बारे में बात कर लें तो उसकी आंखों का रंग कैसा है, आई कलर कैसा है, तो आई कलर भी एक क्या हुआ? कैरेक्टर। ऐसे जितने भी फीचर है, खूब सारी लिस्ट बना सकते हैं, सबको क्या बोलेंगे? कैरेक्टर बोलेंगे। सिंपल है, एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस कैरेक्टर को कौन से फॉर्म में डिटेक्ट किया जाएगा, हाइट को कौन से फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाएगा? या तो टॉल होगा या डॉफ होगा, इंटरमीडिएट हाइट भी हो सकती है, लेकिन पी प्लान के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, मॉर्गन मेंडल के रेस्पेक्ट में बात करें तो टॉल होगा या डॉफ होगा। आई कलर की बात करें, कैसे ऑब्जर्व करेंगे? ब्राउन होगी, ब्लैक होगा, ब्लू होगी, ऐसे हो सकती है। तो जिस भी फॉर्म में, जो भी फॉर्म होते हैं कैरेक्टर के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें ट्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। जो ट्रेट्स होते हैं क्या होते हैं? डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर के डिटेक्टेबल फॉर्म है, कैरेक्टर को जिस फॉर्म में डिटेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे हाइट को अगर ऑब्जर्व करें तो हाइट को हम टॉल या डॉफ, ये टॉल एंड डॉफ क्या हो गए? हाइट के ट्रेट्स हो गए। जैसे आई कलर तो कैरेक्टर हुआ, उसको आई कलर बोल के कुछ समझ थोड़ी आ रहा, लेकिन उसको डिटेक्ट कौन से फॉर्म में किया जाएगा? जैसे ब्राउन हो सकती है, जैसे ब्लू हो सकती है, जैसे ब्लैक आई हो सकती है। तो ये जो भी है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। सिंपल है, समझ। अब हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे अंदर है, जो फीचर है, इन फीचर को कंट्रोल करने वाला कुछ ना कुछ हमारे अंदर बैठा होगा ना, कोई ना कोई डीएनए का सेगमेंट बैठा होगा। उस डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जो कैरेक्टर के अपीयर कराने में मदद करता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर को डेवलप कराने के लिए जो सेगमेंट ऑफ डीएनए काम में लिया जाएगा, उस सेगमेंट को क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। जिसे मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था, एलिमेंट कहा था। फैक्टर या एलिमेंट कहा था। तो उस जीन के बारे में बात करें। वैसे एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जीन को डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी हम बच्चों की सहूलियत के लिए यहां पर जीन को डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। तो हम अभी तो बिल्कुल ही ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने ना तो डीएनए जानकारी है, ना वो आरएनए कैसे बनाता है ये जानकारी है। अभी हम ऊपर ऊपर बात करते हैं। जीन क्या होता है बताओ? क्या होता है जीन? बोल के बताओ। हाँ, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर। अच्छा, फैक्टर तो मेंडल ने कहा था, मेंडल ने कहा था, लेकिन जीन किसने कहा फिर? इस जॉनसन ने कहा। ऐसा मॉडल में लिखा मिलेगा। किसने कहा? जॉनसन ने कहा। तो इसके पॉइंट्स लिखने के पहले हम समझते हैं। यहां पर जैसे देखेंगे, ये क्रोमोसोम है, इसमें ये डीएनए है, और ये जो सेगमेंट है, ये जो यहां से लेकर के यहां तक का सेगमेंट, ये सेगमेंट आरएनए बनाता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो एंजाइम की तरह काम करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और उससे क्या आती है? हाइट आती है। हाइट आती है। तो हम बोलेंगे ये जो टुकड़ा है छोटा सा, जो आरएनए प्रोटीन बना रहा है, जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ये जीन है। किसका जीन है? हाइट का जीन। ठीक इसी तरीके से ये टुकड़ा है, ये ऐसे आरएनए बनाता है, ऐसा प्रोटीन बनाता है कि उससे क्या आती है? आई कलर आता है। तो इसे हम किसका जीन बोलेंगे? आई कलर का जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये जो सेगमेंट है, ये जनरली क्या कर रहा है? जनरली
जीन सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का वो टुकड़ा जो जनरली क्या बनाता है, आरएनए और प्रोटीन बनाता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, जीन बोल सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो आरएनए प्रोटीन बना करके तो कंट्रोल करेगा। तो सेकंड बोल सकते हैं कि जनरली डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या करता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, उसे जीन बोल सकते हैं। एक जगह आपने सुना होगा जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, सुना है? मान लो ये पेरेंट के पास क्रोमोसोम, पेरेंट है, ये पेरेंट चाहता है कि मेरे पास जैसी हाइट है वैसे मेरे बच्चे में भी हाइट जाए। अब अगर ये पेरेंट इस क्रोमोसोम को अगर भेजना चाह रहा है तो इस क्रोमोसोम को मान लो अगली जनरेशन में भेजेगा गैमेट के थ्रू। लेकिन ये जो टुकड़ा है जो हाइट डिसाइड कर रहा था, उसमें मान लो कोई चेंज आ जाए, तो क्या अगली जनरेशन में ये कैरेक्टर जा पाएगा ठीक तरीके से? नहीं जा पाएगा। कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कब हो पाएगा? जब उससे रिलेटेड जो सेगमेंट है, जो डीएनए का सेगमेंट है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो जैसा पेरेंट में है वैसा का वैसा अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, तब तक इनहेरिटेंस नहीं। अगर उसमें चेंज आ गया तो फिर क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। क्या जाएगा, वेरिएशन। तो अगर इस पेरेंट को अपनी हाइट को अगली जनरेशन में भेजना है, अपने आई कलर को अगली जनरेशन में भेजना है, तो इन दोनों सेगमेंट को तो भेजना ही भेजना होगा, भेजना होगा ना? क्या विदाउट ये सेगमेंट, विदाउट इन जीन्स से क्या ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जा सकते हैं? इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन का जो यूनिट है वो कौन है, जीन। कौन है वो, जीन है। अच्छा, जीन किसका बना होता है, डीएनए। तो केमिकली जीन क्या होता है, डीएनए। क्या ऑल डीएनए जीन की तरह काम करता है? सारा डीएनए जीन की तरह काम नहीं करता। ये कहां कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, बस ये और ये कर रहा है अभी समझने के लिए। तो ऑल डीएनए आर नॉट जीन बट ऑल जीन्स आर डीएनए। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जीन से रिलेटेड बताया है, और ये समझना काफी सिंपल भी है। लेकिन इसकी अगली जो डेफिनेशन आएगी, एलील। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं एलील में। पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, 12th भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद में समझ सर एलील क्या होता है, एक बार फिर से बता। ये एलील ही समझ में नहीं आया आज तक, जिसमें पूरा जेनेटिक्स टिका हुआ। तो एलील को समझेंगे। इसके पॉइंट लिखना चाहोगे कि चल जाएगा? जल्दी जल्दी से, है ना? देखो, जीन तो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के अपीयरेंस के लिए। अब कैरेक्टर के तो फॉर्म्स होते हैं भाई, ट्रेड्स होते हैं, तो फिर जीन के भी क्या होंगे, फॉर्म्स होंगे। उन फॉर्म्स को समझने के लिए देखते हैं।
आप कैसे ऑर्गेनिज्म हो, हैप्लॉइड हो कि डिप्लॉइड हो? डिप्लॉइड। कैसे हैं हम? डिप्लॉइड। मतलब हर एक क्रोमोसोम हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है। हर एक क्रोमोसोम कितनी बार है? 2 बार। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 यहां पर हमने 2 बार। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, फिर वही चीज सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। और मान लो इस प्रोडक्ट से क्या आ रही है? हाइट आ रही है। क्या आ रहा है? हाइट। मतलब ये टॉल हो रहा है। हाइट आना मतलब अच्छी हाइट आ रही है, मतलब टॉल है। तो ये भी तो वही है। अरे भाई, ये क्रोमोसोम नंबर 1 आपके पास है, तो एक क्रोमोसोम नंबर भी तो यहाँ ये वाला सेगमेंट भी तो वही सेगमेंट होगा ना, वही वाला डीएनए होगा। तो फिर ये भी क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, हाइट लेके आएगा, ये भी टॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या आपके पास हर एक जीन की 2-2 कॉपी है? 2-2 कॉपी है। क्यों? क्योंकि आपके पास हर एक क्रोमोसोम कैसा है? 2-2 बार। कितनी बार है? 2-2 बार है। आप डिप्लॉयड हो इसलिए हर एक जीन की 2 कॉपी। अब ये दोनों कॉपी काम कर रही है, लेकिन एक कॉपी कहां से आई है? फादर की तरफ से, तो एक मदर की तरफ से आई है। मतलब सोर्स अलग अलग है इनके। सोर्स क्या है? अलग अलग। मदर की तरफ से आ रहा है, फादर की तरफ से। अब दोनों काम करे, 2 कॉपी तो है, लेकिन दोनों काम करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भाई अलग अलग सोर्स से आ रहे, मान लो मदर साइड से जो आ रहा है क्रोमोसोम, उसमें क्या हो गया हो, उस ये जो क्रोमोसोम मदर की तरफ से आ रहा है, इस पार्ट में क्या हो गया हो, डीएनए में कोई चेंज आ गया। अच्छा, डीएनए में चेंज आता है तो क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो इस पार्ट में क्या हो, ये तो म्यूटेंट फॉर्म है। मान लो ये म्यूटेंट फॉर्म है, ये कायदे से तो इसने जो बनाया है वैसा इसने भी बनाना चाहिए, लेकिन ये म्यूटेंट फॉर्म है, ये प्रॉपर तरीके से क्या नहीं बना रहा है? आरएनए प्रोटीन सबसेट को किसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या इससे हाइट आएगी? इससे हाइट नहीं आएगी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? फिर नहीं हाइट लाएगा तो ये किसको प्रमोट कर रहा है? डॉफनेस को प्रमोट कर रहा है। तो आपके पास हो सकता है ना कि भाई जीन की, हर एक जीन की 2 कॉपी है। कितनी कॉपी है? 2। दोनों काम करे ऐसा भी हो सकता है, एक काम करे एक नहीं काम करे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काम ना करे। हो सकता है ना। जो काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। ये और ये जीन सेम है, बस ये काम कर रहा है, इसलिए इसे कौन सा एलील बोलेंगे? डोमिनेंट एलील बोलेंगे। और जो काम नहीं करेगा, जिसमें म्यूटेशन हो गया, उसे हम कौन सा एलील बोलेंगे? रेसेसिव एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेसेसिव। इन दोनों को आपस में मैंने एलील बोला। एलील क्या सेम जीन है? हाँ, एलील सेम जीन ही होता है। ये भी हाइट का ही जीन है और ये भी हाइट का ही जीन, लेकिन ये क्या है? ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। हाइट के जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म्स है, जो एक काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, उस अल्टरनेट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। ध्यान रहेगा, एलील्स जितने भी हो, सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। बस उस जीन में म्यूटेशन होता रहे, नई नई फॉर्म्स बनती रहे, तो उन सबको आपस में क्या बोलेंगे? एलील्स। जीन के डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जो काम कर रही होती है फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। जो काम नहीं कर रही होती उसे क्या बोलते हैं? रेसेसिव। तो हमें कुछ पॉइंट लिखना चाहिए। एलील क्या होते हैं? ऑल्टरनेट, जैसे एक काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा है। ऑल्टरनेट या डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अच्छा ये है। अच्छा, ये एलील बना क्यों? ये ऑल्टरनेट फॉर्म बना क्यों नेचर में? पहले तो सेम ही थे दोनों के दोनों, ये नेचर में ये वाला फॉर्म क्यों आया? हाइट का तो पहले सेम, दोनों काम ही कर रहे थे। ड्यू टू म्यूटेशन। तो सर लिखना पड़ेगा, एलील्स अराइज ड्यू टू, जितने भी एलील्स होते हैं वो सब किससे अराइज होते हैं? म्यूटेशंस।
अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। अच्छा आप मुझे बताओ, इस ऑर्गेनिज्म में तो 23 क्रोमोसोम की पेयर है, मान लो ये ह्यूमन का है, लेकिन हाइट के जीन जो है, हाइट का जीन कहां रहता है? क्रोमोसोम नंबर 1 के इस लोकेशन पर रहता है। और कितनी कॉपी होगी हाइट के जीन की आपके पास? 2। तो दोनों कॉपी का लोकेशन तो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये वाली कॉपी तो हाइट वाली यहां है और एक क्रोमोसोम नंबर 2 के अंदर है, या एक हाइट का जीन यहां है और दूसरा हाइट का जीन यहां। ऐसा हो सकता है क्या? हमेशा जो जीन के फॉर्म्स होंगे आपके पास 2 हो सकते हैं, और दोनों के जो फॉर्म्स होंगे जिनको एलील्स बोलते हैं, वो एलील्स हमेशा कहां होंगे? सेम लोकेशन पर। कहां होंगे? सेम लोकेशन पे। तो ऐसा क्या लिखेंगे हम? एलील्स, एलील्स ऑफ अ जीन कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन लोकेशन को क्या बोलेंगे? सेम लोकस, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, आपको पता होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम की सेम लोकेशन पे प्रेजेंट एलील्स। अगर आपके पास एलील्स है ना, अगर हाइट को लेकर के आपके पास 2 फॉर्म है, तो हमेशा उनकी लोकेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर आपके पास आई कलर को लेकर के फॉर्म्स हैं, तो उसकी लोकेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट। अच्छा आप मुझे बताओ कि मैंने आपको यहां पर एक डोमिनेंट फॉर्म बताया और एक रेसेसिव फॉर्म बताया, एक काम करने वाला फॉर्म बताया और एक नहीं काम करने वाला फॉर्म बताया, लेकिन क्या इस जीन में नए नए टाइप का म्यूटेशन होता रहे और बहुत सारे फॉर्म बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ तो बस मैंने 2 ही बता दिए आपको, भाई एक काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है उसे डोमिनेंट, जो नहीं कर रहा है उसे रेसेसिव। लेकिन ऐसे बार बार म्यूटेशन से पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो पॉपुलेशन के अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे इन नंबर ऑफ एलील्स किसी एक जीन के हो सकते हैं। 2 से ज्यादा फॉर्म्स भी किसी एक जीन के हो सकते हैं, मतलब 2 एलील से ज्यादा भी एलील हो सकते हैं। लेकिन किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मैक्सिमम कितने एलील होंगे? 2। जैसे आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन, सुना है? आई जीन के पता है कितने एलील होते हैं? आई ए, आई बी, आई ओ, 3 एलील होते हैं। लेकिन किसी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। या तो आपके पास आईए आईए हो सकता है, या आपके पास आईए आई हो, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप 2 2 के, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है? 2 ही बार। क्योंकि हम डिप्लॉयड है, हमारे पास हर एक क्रोमोसोम 2 बार मिलता है। ठीक है? आप मुझे बताओ कि ये जैसे हमने होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर बने, बताओ यहां पर जो जीन होगा, अगर यहां पर हाइट का जीन है, तो इसी लोकेशन पे दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी यहां पे भी हाइट का ही जीन होगा। 100% सेम लोकेशन पे हाइट का ही जीन होगा। वो डिफरेंट कॉपी हो सकती है उसी जीन का। कैपिटल टी अगर मान लो डोमिनेंट को अगर हाइट का है, उसको अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल टी। लेकिन होगा तो टी ही, हाइट का जीन ही होगा। तो इन दोनों जीन्स को आप क्या बोलोगे जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है आपके पास? जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलोगे आप? एलील बोलोगे। क्या बोलोगे? एलील बोलोगे। अच्छा, यहां जो प्रेजेंट है और जो यहां प्रेजेंट है, ये भी क्या सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है?
ये सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है, सेम ही जीन हुए एक प्रकार से। हो सकता है कि एक ही जीन के दूसरे फॉर्म भी एक काम कर रहा हो, एक काम नहीं कर रहा, तो इन दोनों को भी आपस में क्या बोलेंगे, जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं एलील बोलते हैं। सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को क्या बोलेंगे भाई, जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है उन्हें तो अपन ने एलील बोल दिया होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर में, लेकिन ये और इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, नॉन एलील। क्या बोलेंगे, नॉन एलील। ये एलील नहीं है ना, अरे भाई जो एलील नहीं है वो नॉन एलील, जो जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, नॉन एलील है। जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है वो क्या है, एलील। समझ गया मैं, अभी आता हूं उस पर। ठीक है, अब ये पर्सन ए है, ये क्या है, पर्सन ए। ठीक है, पर्सन ए के क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1 हुआ, ठीक। अब हमने पर्सन बी बनाया है, यहाँ पर पर्सन बी पे भी वही लोकेशन देखेंगे। अब सभी ह्यूमन ही है, अगर ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, मान लो पर्सन बी है, तो अगर मान लो ये आई कलर का जीन है, तो पर्सन बी के पास भी इसी लोकेशन पे क्या रहेगा, आई कलर का जीन ही रहेगा। ठीक है, अगर ये हाइट का जीन है तो पर्सन बी के पास भी इसी लोकेशन पे क्या रहेगा, हाइट का जीन ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इस ऑर्गेनिज्म में यहां पर अगर हाइट को लेकर के कैपिटल टी है, मतलब काम कर रहा हो, और यहां पर ये काम नहीं कर रहा, मतलब स्मॉल टी, तो ऐसे दो एलील को क्या बोलेंगे, डी सिमिलर एलील। क्या बोलेंगे, डी सिमिलर एलील। हालांकि डी सिमिलर सिमिलर बोलने की जरूरत ही नहीं, एलील बोला तो समझ ही गए कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म में कैपिटल टी स्मॉल टी होता है ना, तो क्या बोलते हैं, डी सिमिलर एलील। अगर इसके पास इधर आई कलर का जीन कैपिटल ई है और इधर भी कैपिटल ई है, तो ये तो सेम ही जीन हुआ, इसे एलील बोलने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इसको पता है क्या बोलते हैं, सिमिलर एलील। क्या बोलते हैं, सिमिलर एलील। आप बोलोगे सर आपने जब एलील बोला तो एलील का मतलब ही होता है अल्टरनेट फॉर्म, अब कोई चीज सिमिलर है तो फिर इसे एलील बोलने की जरूरत क्या पड़ी। ऐसे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारे इसके माइंड में ही क्वेश्चन आ रहा था कि अगर यहाँ पर सिमिलर है तो उनको तो एलील बोलना ही नहीं चाहिए। एलील तो आपने किसको बताया, एक काम कर रही हो, एक काम नहीं कर रही हो, अल्टरनेट फॉर्म हो तो उसको एलील बोलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स बोलते हैं ना, तो सेम ही फॉर्म है, एलील थोड़ी ना हुए, तो सेम ही जीन हुआ। लेकिन उसको कैसे बोलते हैं, सिमिलर एलील, और उसको क्या बोलते हैं, डिसिमिलर। अब बोलो कैसे एलील क्यों बोला, देखो इसमें तो ये ई वाला जीन के दोनों कैपिटल ही है, लेकिन इस पर्सन से अगर कंपैरिजन करें और मान लो क्या है, एक कैपिटल ई और एक स्मॉल ई, तो इस पॉपुलेशन के अंदर पर्सन और पर्सन बी के लोकेशन नंबर इस लोकेशन पे अगर कंपैरिजन करें, तो कहीं पर क्या है, कैपिटल ई है, और कहीं पर क्या है, स्मॉल ई। तो इस स्मॉल ई के रेस्पेक्ट में यहां पर क्या बोलना पड़ेगा, सिमिलर एलील। क्या बोलना पड़ेगा, सिमिलर एलील। अरे ये बात समझ में क्या बताने जा रहा हूं, मान लो मेरे पास दो एलील सेम है, कैपिटल ई कैपिटल ई, तो मैं क्या बोलूंगा, उनको एलील बोलना नहीं चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए भाई सिंपल सेम जीन है वो तो। लेकिन उनको मैं सिमिलर एलील क्यों बोल रहा हूँ, एलील क्यों बोल रहा हूँ, सिमिलर करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी लोकेशन पे किसी और के पास क्या है, स्मॉल ई भी तो प्रोजेक्ट हो सकता है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर एलील। क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर एलील। आ रही बात समझ, क्लियर सबको। तो इस तरीके से किसी पर्सन में किसी कैरेक्टर का एक जीन होगा, लेकिन जीन की कितनी कॉपी होती है, दो। अगर दोनों सिमिलर एलील है तो ऐसी कंडीशन को पता है क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और अगर किसी कैरेक्टर का आपके पास दो डिफरेंट ऐसे एलील है, दो डिफरेंट फॉर्म है, डिसिमिलर एलील है, तो आप उसे क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस। क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस। सिमिलर एलील क्यों बोला, ये आपको क्लियर हुआ। अरे एलील बोल दिया था तो अल्टरनेट फॉर्म होना चाहिए था, सिमिलर एलील करके क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि किसी पॉपुलेशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसी लोकेशन में कुछ दूसरा फॉर्म हो सकता है ना, इसलिए अपन ने ऐसा बोला है। आ रही बात समझ में, तो ये हमें समझ में आई बात। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म होमोजेगस हेटेरोजेगस लिखेंगे बाद में हम, लेकिन पहले दो टर्म हम यहाँ क्लियर करते हैं। अनमोडिफाइड
ओरिजिनल या वाइल्ड एलील, ये क्या होता होगा, सोच के बताओ जरा, काम से लग रहा होगा भाई, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ हो, जो ओरिजिनल है, हमारी जब स्पेसिफिक गॉड ने जो दिया था हमें वैसा का वैसा ही, जो वाइल्ड है किसी प्रकार का उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ऐसे जो एलील होते हैं ये जनरली पता है कैसे होते हैं, जनरली ये काम ही कर रहे होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं, तो इनको जनरली क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट इन नेचर होते हैं। जो एलील ओरिजिनल है, जो जैसा था वैसा का वैसा है, स्टार्टिंग से हमारे पास है, किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं हुआ है, जनरली फंक्शनल होता है, और फंक्शनल फॉर्म को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। लेकिन जिसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो जनरली काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, काम करना क्या कर देता है, इसलिए उसे जनरली कौन से नेचर का बोलते हैं, रेसेसिव इन नेचर, मतलब वो काम नहीं करता। ऐसा मैंने क्या बोला है, जनरली बोला है, ऐसा जरूरी नहीं कि म्यूटेशन हुआ कि काम करना बंद ही कर दे। म्यूटेशन या मॉडिफाइड एलील जनरली काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, रेसेसिव नेचर का बोलते हैं। और जो डे वन से हैं, जिनमें किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होता, अनमोडिफाइड रहते हैं, जो ओरिजिनल टाइप के होते हैं, डे वन से प्रेजेंट हैं, जो वाइल्ड है, उनको अपन जनरली क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हो तो फंक्शन। क्लियर। इस बात को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी में जहां कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाया गया है, वहां की एक बात मैं उठाता हूं, आपको समझाता हूं क्या चीज। देखो, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहां पर डीएनए से बना हुआ है, अच्छा आप मुझे बताओ ये क्या बनाएगा, आरएनए, ये क्या बनाएगा, प्रोटीन, किसकी तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट से हाइट बनेगी, मान लो कैसा आ गया, टॉल, काम किया तो टॉल हो गया। मान लो इसमें क्या हो गया, इसी इसी क्वेश्चन में बताओ क्या है, कोई ये वाला जीन है ना, अगर ये हाइट का जीन है तो ये भी, हाँ हो सकता है ऑल्टरनेट फॉर्म हो सकता है सेम फॉर्म भी हो, ये भी काम करे ये भी काम करे, हो सकता है दोनों काम ना करे, कोई भी कंडीशन हो सकती है। मान लेते हैं अभी अपन यहाँ पर क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, कौन सा फॉर्म है, म्यूटेंट फॉर्म है, ये मॉडिफाई हो गया है, इसमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन हो गया, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे अब, मॉडिफाइड फॉर्म या म्यूटेंट। अब देखो, ये इसमें म्यूटेशन कौन से एक्सटेंट पे हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि ये रेसेसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मान लो इस फॉर्म में ऐसा म्यूटेशन हुआ, इसके डीएनए में ऐसा बदलाव आया, कि बदलाव तो आया लेकिन उसके बाद भी अभी भी केस 1 में अगर हम माने, तो अभी भी ये क्या कर रहा है, ये वाला फॉर्म प्रॉपर क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है, प्रॉपर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो प्रॉपर सब कुछ चलेगा तो क्या अभी भी एंजाइम बनेगा, क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्या अभी भी हाइट आएगी, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेंट फॉर्म बन गया, मॉडिफाइड फॉर्म बन गया, लेकिन म्यूटेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि उससे हमारा जो एंजाइम की तरह जो आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, और जो एंजाइम की तरह काम करता है प्रोटीन, वो काम करना बंद कर दे। वो अभी भी कैसा काम कर रहा है, फंक्शनल है, कैसा है वो, फंक्शनल एंजाइम बना। हो सकता है कि थोड़ा सा लेस एफिशिएंट हो, लेकिन भले लेस एफिशिएंट हो, काम तो कर रहा है ना, भले लेस एफिशिएंट हो, काम तो कर रहा है। तो अगर म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के बाद भी जो एंजाइम बन रहा है वो प्रॉपर बन रहा है, या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट बन रहा है, तो हम इसे रेसेसिव फॉर्म नहीं बोलेंगे। इसे कौन सा फॉर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि रेसेसिव फॉर्म कब बोलते हैं, जब काम करना बंद कर। जैसे मान लो 3 कंडीशन एनसीईआरटी में समझी हुई है। केस 2, जैसे मान लो इसने आरएनए बनाया, प्रोटीन बनाया, इस प्रोटीन ने ये जो एंजाइम की तरह काम कर रहा था, लेकिन ये एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट, एंजाइम तो बन गया, लेकिन ये कैसा बना है, नॉन फंक्शनल। कैसा बना है, तो बताओ अगर नॉन फंक्शनल बनेगा तो अब क्या होगा, क्या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कौन सा नेचर आएगा, डॉर्फ, क्या आएगा, डॉर्फ को प्रमोट करेगा।
तो जब कभी किसी में म्यूटेशन हो और उससे जो एंजाइम बने अगर वो नॉन फंक्शनल बन रहा है तो वो जीन किसकी तरह काम करेगा, रेसेसिव की तरह काम करेगा। अरे बात समझ में। या फिर क्या हो सकता है कि इसके अंदर केस 3 के अंदर देखें, इसमें प्रॉपर तरीके से आरएनए ये प्रोटीन नहीं बना, आरएनए प्रोटीन या जो एंजाइम बनता था वो बना ही नहीं, नो एंजाइम। और अगर एंजाइम ही नहीं बनेगा तो बताओ अभी भी किसको प्रमोट करेगा, डॉफ। तो अभी कौन सा फॉर्म कहलाएगा, रेसेसिव। कौन सा फॉर्म कहलाएगा, रेसेसिव। क्या लिखा हुआ मॉडिफाइड, इस बात को समझाने के लिए इतना मैंने एग्जांपल बताया। मॉडिफाइड एलील या म्यूटेंट एलील जिनमें म्यूटेशन होता है वो जनरली कैसे होते हैं, रेसेसिव। जनरली वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा कब हो पाएगा, जब केस 2 या केस 3 जैसा म्यूटेशन, ऐसा म्यूटेशन हो कि जो एंजाइम बने हो कैसा बने, नॉन फंक्शनल। ऐसा म्यूटेशन हुआ हो कि उससे जो एंजाइम है वो बन ही ना रहा हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये रेसेसिव। मॉडिफाइड एलील किसकी तरह काम करेगा, रेसेसिव की तरह। लेकिन अगर मान लो म्यूटेशन होने के बाद भी अगर वो प्रॉपर एंजाइम बना रहा है, एंजाइम बना रहा है लेकिन थोड़ा सा लेस एफिशिएंट, कोई परेशानी नहीं है उससे, तो अभी भी वो किसकी तरह काम करेगा, डोमिनेंट। इसलिए यहां पर क्या लिखा होगा, जनरल लिखा। आ रही बात समझ। तो आपके माइंड में ये नहीं बैठना चाहिए कि म्यूटेशन हुआ कि सर ये तो काम करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि आगे चल करके मुझे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाना है, कंप्लीट डोमिनेंस समझाना है, को डोमिनेंस समझाना है। और वहां पर एलील के बीच में क्या इंटरेक्शन है, कैसे एलील बना, कैसे नया फॉर्म बना, किस प्रकार का म्यूटेशन हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि कभी कोडोमिनेंसी दिखा रहा है, क्यों ऐसा हुआ कि कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा, वो समझाने के लिए आज हम बेसिक्स हमारे क्लियर कर। अननेसेसरी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आ रही है बात समझ। आगे की बात को अच्छे से और हम समझ जाए इसलिए पढ़ रहा है। और ये बातें कहाँ लिखी हुई मिलेगी, एनसीईआरटी में लिखी हुई, जहां पर कोडोमिनेंस वगैरह इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वहां पर। हाँ, डोमिनेंट भी कभी कभी क्या होता है, रेसेसिव फॉर्म में। जैसे डे 1 से जो हमारे पास था वो पहले से ही नॉन फंक्शनल था, तो ऐसा हो सकता है कि जो ओरिजिनल टाइप का हो पहले से ही क्या हो, नॉन। लेकिन बहुत कम ऐसा हो। जनरली जो ओरिजिनल होते हैं जिनमें किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होता वो फंक्शनल होता है। कैसे होता है, फंक्शनल। ठीक है। और जिनमें म्यूटेशन होता है जनरली कैसे होता है, नॉन। तो एलील के बारे में कहानी समझ में आ रही है, एलील को समझना बहुत जरूरी है। देखो एलील के डिफरेंस क्या बोलेंगे, सब बोलो, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एलील किससे बनते हैं, कि जिनके फॉर्म किससे बनते हैं, म्यूटेशन से बनते हैं। एलील कहां प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। क्या एलील एक ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं। दोनों के दोनों डिसिमिलर हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। दोनों के दोनों काम करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। एक काम करने वाला एक काम नहीं करने वाला, ऐसा भी हो सकता है। दोनों के दोनों काम नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो रेसेसिव फॉर्म है, जो नॉन फंक्शनल फॉर्म है, जो म्यूटेशन से बनता है, जरूरी नहीं कि जब भी म्यूटेशन हो तो हमेशा कौन सा फॉर्म बने, रेसेसिव फॉर्म ही बने। कभी कभी वो नए तरीके से भी काम कर सकता है, कुछ नया काम भी कर सकता है, जैसा पहले काम कर रहा था वैसा ही काम करता है। ठीक है। तो ये सब एलील के बारे में कहानी हमें समझ में आ गई। नहीं, सिर्फ म्यूटेशन की वजह से। एलील सिर्फ किसके बनते हैं, म्यूटेशन से। अच्छा, डिफरेंट लोकस पे अगर प्रेजेंट हो कोई तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन एलील। तो आज की क्लास का मेन उद्देश्य क्या समझाना था, अलील। अलील पे फोकस करो, अनिल पे नहीं, अलील पे। किसे करो, अलील पे। एलील हिंदी में क्या बोलते हैं, अलील। सेम लोकस पे रहने वाले जीन्स, सेम लोकस पे रहने वाले जीन्स को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अच्छा, सिमिलर एलील, ऐसा कुछ वर्ड बोलना चाहिए, सिमिलर एलील। अरे एलील बोला तो उसमें तो अल्टरनेट फॉर्म छुपा ही हुआ है।
तो सिमिलर, क्योंकि उसी लोकेशन पे किसी और के पास डिफरेंट फॉर्म होगा ना, उसके रेस्पेक्ट में अपन ने क्या बोला, सिमिलर है, ऐसा बोला। ठीक है, लिख लिया आपने? देखो बच्चों, हम जो भी जेनेटिक्स पढ़ेंगे वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? डिप्लॉयड। आप थोड़ा समझो इसको यहां पर। सब इधर देखो, फिर लिख लेना। ये छोटी छोटी सी बातें समझ लो पहले, क्योंकि बाद में बस होमोजाइगस ही बोलना है बार बार। होमोजाइगस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होमोजाइगोट से बना है। इससे बना है होमोजाइगोट। होमोजाइगोट तो सुना था, ये होमोजाइगोट क्या चीज है? ऐसा जाइगोट जो ऐसे गेमिट से बना है जिन दोनों गेमिट्स के अंदर सेम टाइप के क्या है, एलील प्रेजेंट। हाइट की अगर बात करें तो मदर से जो गेमिट आया है उसमें भी कैपिटल टी है, फादर से जो गेमिट आया है उसमें भी कैपिटल टी है। सिमिलर टाइप के एलील जो गेमिट रख रहे थे वो एलील फ्यू जो है उससे जो जाइगोट बना, तो इस जाइगोट को हाइट के रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट। क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट। और फिर होमोजाइगोट में डिविजन हुए और ऑर्गेनिज्म बना तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। तो अगर आपके पास हाइट को लेकर के से सिमिलर कॉपी प्रेजेंट है तो आप क्या कहलाओगे? हाइट को लेकर होमोजाइगस। अगर आपके पास ऐसा होगा तो होमोजाइगस। अरे भाई सिमिलर कॉपी होना चाहिए ना। हाँ, और ऐसा सबके एक बार सारे कैरेक्टर के बारे में एक बार में नहीं बोल सकते, एक एक कैरेक्टर को लेके बोलेंगे। अब हो सकता है अब हाइट को लेकर के तो होमोजाइगस, लेकिन किसी दूसरे कैरेक्टर को लेकर के आप डिसिमिलर एलील रखते हो, हेटेरोजाइगस हो। ऐसा हो सकता है। तो अगर मान लो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किससे बना है? हेटेरोजाइगोट से बना है। हेटेरोजाइगोट मतलब डिसिमिलर टाइप के एलील, ऐसे गेमिट से बना है जिसमें कैसे एलील अलग अलग। एक गेमिट था कैपिटल टी था, एक गेमिट था जिसमें स्मॉल टी था। तो जो जाइगोट बना उसमें हाइट को लेकर के कैपिटल टी एलील आया और एक स्मॉल टी आया। इसे कौन सा जाइगोट बोलेंगे? हेटेरोजाइगोट। अब इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस बोलेंगे। क्लियर? तो हाइट को लेकर के बात कर रहे हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर आप में होगा तो आप क्या होगे? हेटेरो। अच्छा, हाइट को लेकर के दोनों एलील, दो हो सकते थे मैक्सिमम हाइट के जीन के, दो कॉपी हो सकती थी। दोनों सिमिलर है आपके पास, आप हाइट को लेकर के क्या हो? प्योर हो। क्या हो? प्योर। बिल्कुल शुद्ध, प्योर। आ रही बात समझ? आप बिल्कुल ट्रू हो, ट्रू ब्रीड हो। कैसी हो? ट्रू ब्रीड हो हाइट को लेकर के। तो होमोजाइगस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू ब्रीड। हाइट को लेकर, अब देखो ट्रू ब्रीड बोला तो हाइट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं। अब दूसरे कैरेक्टर को लेकर दूसरा भी कुछ हो सकता है। अगर आपके पास डिसिमिलर एलील होंगे तो आपको क्या बोलेंगे? आप हाइट को लेकर के कैसे हो? इम्प्योर हो। कैसे हो? इम्प्योर। अब हाइट को लेकर के कैसे हो? हाइब्रिड हो। कैसे हो?
हाइब्रिड हो, आ रही बात समझ, हाइब्रिड। अब आप सोचोगे कि सर आपने हमें बताया कि भाई हर एक जीन की हमारे पास दो कॉपी होती है, सिमिलर कॉपी होगी तो होमोजाइगस बोलेंगे उस कैरेक्टर को लेकर के हम हैं, डिसिमिलर कॉपी हुई तो हेटेरोजाइगस हम हैं, हमें समझ में आ गई बात। लेकिन ह्यूमन मेल की अगर बात करें तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब अगर किसी कैरेक्टर का जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, कहां पर है, एक्स क्रोमोसोम, तो हम मेल के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम एक ही बार होता है, तो क्या उस कैरेक्टर की फिर हमारे अंदर, हम भले डिप्लॉयड है तब भी क्या उस कैरेक्टर क्या हमारे अंदर क्या एक ही कॉपी होगी, एक ही कॉपी होगी, एक ही होगी ना। जिस भी कैरेक्टर का जीन कहां हो, एक्स क्रोमोसोम पे हो या वाई क्रोमोसोम पे हो, तो उस कैरेक्टर की आपके पास कितनी कॉपी होगी, सिर्फ एक कॉपी, ह्यूमन मेल के अंदर होता है। तो आप बोलोगे कि सर वो कैरेक्टर दो एलील से कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो कितने एलील से कंट्रोल हो रहा है, सिंगल एक ही टाइप के एलील से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा मैंने सिंगल एलील बोला तो किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरा टाइप का फॉर्म होगा ना, इसलिए। अरे भाई जैसे मैंने यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम लिखा, एक यहाँ पर क्या लिखा, वाई लिखा, मैं यहाँ पर मान लो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, कौन सा जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का, तो मैं इसको जीन भी बोल सकता हूँ और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एलील भी बोल सकता हूँ। आप बोलोगे सर इसको एलील क्यों बोल रहे हो आप, अरे भाई भले यहाँ दूसरी कॉपी नहीं है, लेकिन इसी की स्पीसीज में इसी लोकेशन पे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरे फॉर्म की कॉपी होगी कि नहीं होगी, इसलिए सिंगल जीन को मैं एलील भी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, कि जरूरी ऐसा है कि जहां मुझे कैपिटल टी दिखेगा स्मॉल टी दिखेगा वहीं मैं एलील बोलूंगा, सिंगल कैपिटल टी भी दिखेगा तो उसको एलील बोल सकते हो, उसको जीन तो बोल ही सकते हो, एलील भी बोल सकते हो। अगर आप एलील बोलोगे तो मैं क्या मानूंगा कि ये ह्यूमन की पॉपुलेशन में किसी दूसरी जगह इसका फॉर्म मिलता होगा इसलिए बोलता है। हरी बात समझ में, बच्चे यही परेशान होते हैं तो जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, कभी जीन बोलते हैं कभी एलील बोलते हैं। हरी बात समझ में, तो ये ध्यान में, एलील बोला है तो अंडरस्टूड है ये कि पॉपुलेशन के अंदर इसका दूसरा फॉर्म मिल रहा है, उसके रेस्पेक्ट में इसको बोला जा रहा है। क्लियर, आप मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, आप कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के क्या हो सकते हो, आपके पास तो दो सिमिलर कॉपी भी नहीं, सिमिलर होती तो क्या बोलते हैं, होमोजाइगस, डी सिमिलर होती तो क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, आपके पास तो एक ही कॉपी है तो क्या बोलेंगे, हेमिजाइगस। क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ वन कॉपी ऑफ अ जीन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये सारे सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में लिखा, ठीक है, लिख लो 1 मिनट में। वैसे लिखवाने की आदत मुझे बहुत कम है क्योंकि बच्चों को पहले से ही सब आता है, बच्चे सब समझने आते हैं कि, लेकिन तुम्हें भी आता है लेकिन तुम्हें पता नहीं, मैं याद दिलाऊंगा ना, मैं तुम्हें इतना समझाऊंगा कि तुम समझ समझ के परेशान हो जाओगे। आ रही है समझ, एक बार बोलोगे कि सर हम इसको याद कर लेते है ना, बस मेरा मेन काम क्या है, जेनेटिक्स को समझाना, अच्छी तरीके से आपको समझ में आना, ठीक है। और कोई नई बात नहीं कि कोई फैक्ट्स नए लेके आ गए बाहर के एनसीईआरटी के और उन्हीं को आकर के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो आपके काम में आएगा एनसीईआरटी को समझने के लिए, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपन लेके जाएंगे उसी पॉइंट। जीन हमेशा, देखो इसने बोला कि सर जीन से क्या हमेशा आरएनए और प्रोटीन बनना चाहिए, नहीं बोलेंगे, मैंने तभी तो बोला, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, जीन को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, और जीन की डेफिनेशन को मैं डिफाइन कब करूंगा आपसे मैं, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। अभी जीन के बारे में अपने को कितनी बात याद है भाई, ऐसा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, जो आरएनए आरएनए प्रोटीन बनाता हो, लेकिन जीन की और भी डेफिनेशंस होती है अलग अलग तरीके, उनको कब कौन सी कंडीशन में किसको जीन बोलेंगे, वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पता चले, क्योंकि वहां अलग से ही एक जीन को लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट पड़ेगा, ठीक है। बच्चों आप काफी सिंपल सिंपल सी टर्म्स पढ़ लेते हैं जो आपको पता है। अगर मैं स्टार्टिंग में आके बोलता है ना कि लिखना नहीं है तो आप मान जाते, अब मैंने बोला कि लिखना है तो आप तुम बड़े आराम आराम से लिखोगे। ये बायोलॉजी बाकी की तरह नहीं है ये चैप्टर,
इसमें अभी क्वेश्चंस भी बहुत सारे करना है, जैसे फिजिक्स में करते हो ना, वैसे क्वेश्चंस करना है। तो बाकी नहीं कि फूल पत्ती हो गया, यहाँ से इतना हुआ, वैसा चैप्टर नहीं, थोड़ा समझना होगा तब जाके आपको पता चले। आपने 12th में एग्जाम दिया था कि विदाउट एग्जाम पास हुए थे? मतलब पढ़ाई कुछ नहीं करी है तुमने? ठीक है, या तो ये भी नहीं बने, या ये बन जाए तो उसके बाद ये नहीं बने, कुल मिलाकर के इंजीनियर नहीं बने। आप मुझे बताओ कि हाइट को लेकर के कैसे कैसे हो सकते हो जीन्स के रेस्पेक्ट में, बताओ। दोनों फंक्शनल कॉपी हो सकती है, एक तो दो कॉपी होगी, दोनों फंक्शनल हो जाए, या एक क्या हो जाए, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक फंक्शनल और एक मतलब नॉन फंक्शनल, और दोनों कैसे हो जाए, रेसिस। अच्छा, ये ऐसा होगा तो कैसे दिखोगे आप, टॉल। ऐसा होगा तो टॉल, ऐसा होगा तो डॉफ। तो किसी कैरेक्टर को लेकर के, किसी कैरेक्टर को लेकर के एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, हाइट को लेकर के कैसे दिख रहे हो आप, टॉल दिख सकते हो, डॉफ दिख सकते हो। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को लेकर के ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, कैसा कैसा दिख सकता है, टॉल डॉफ ऐसा दिख सकता है, इंटरमीडिएट अगर ह्यूमन होगा तो वो भी आएगा, राइट। तो इन सब को क्या बोलेंगे, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है कैरेक्टर, इसे क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। लेकिन किसी कैरेक्टर को लेकर के ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे जीन के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या दोनों फंक्शनल कॉपी हो सकती है, क्या एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल हो सकती है, क्या दोनों नॉन फंक्शनल हो सकती है, कैसा कैसा जीन हो सकता है किसी एक कैरेक्टर को लेकर के, उस जेनेटिक मेकअप को, उस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, किस टाइप के जीन्स हो सकते हैं किसी एक कैरेक्टर को लेकर के, उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम मिला करके क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, आप हाइट को लेकर के क्या क्या हो सकते हो, कैसे कैसे जीन के कॉम्बिनेशन रख सकते हो, कैसा कैसा जेनेटिक मेकअप हो सकता है आपका, कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये सब क्या है, जीनोटाइप। अब हाइट को लेकर के कैसे कैसे दिख सकते हो, टॉल डॉफ इंटरमीडिएट जो भी हो, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी भी करेगा, उनको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। तो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के बाहर की तरफ से उसका ऑब्जर्वेंस कैसा है, उसका अपेरेंस कैसा है कैरेक्टर का, उसे फिनोटाइप। और जो अंदर रखा हुआ है उस ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलेंगे, जो जीन रखा हुआ जो दिखता नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। आएगा ना समझ, सिंपल है। वैसे तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताएंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से
बताओ डोमिनेंट एलील कौन है? देख के ही बोल दोगे सर कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है और स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव। तो देख के समझ में आया, फंक्शनल कॉपी को डोमिनेंट, नॉन फंक्शनल को रेसेसिव, ये पहले से हमें पता है कॉन्सेप्ट। लेकिन डेफिनेशन क्या है? डोमिनेंट एलील क्या अपनी होमोजाइगस कंडीशन में चला रहा है? चला रहा। देखो कैपिटल टी आया, होमोजाइगस कंडीशन में आया तो टॉल दिया, और डोमिनेंट एलील क्या देना चाह रहा है? टॉल ही देना चाहता है। क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपनी चलाया? हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी इस कैपिटल टी ने अपनी चलाई, तो इसलिए इस कैपिटल टी को हम क्या बोलेंगे? जो एलील अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में चलाएगा, अपने हिसाब से फिनोटाइप लेकर के आएगा, उस एलील को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। ये स्मॉल टी क्या लाना चाहता था? ये नॉन फंक्शनल कॉपी है, क्या ये डॉर्फ लाना चाहती थी, लेकिन इसकी क्या चली अभी? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिस एलील की नहीं चल रही है, उसके हिसाब से फिनोटाइप नहीं आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव। ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल तो आपने देख ही लिया, इस तरीके से भी डिफाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में और होमोजाइगस कंडीशन में कौन से एलील की चली? डोमिनेंट एलील की। और रेसेसिव एलील की कब चली? सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन। तो ऐसा एलील जो कहां को एक्सप्रेस होता हो? होमो में भी और हेट्रो में भी, उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव। और सबसे आसान तरीका, हेट्रोजाइगस में जिसकी चलेगी उसे डोमिनेंट, जिसकी नहीं चलेगी उसे रेसेसिव। अच्छा, डोमिनेंट एलील अपनी चलाता है तो कौन सा इफेक्ट आता है? फिनोटाइप टॉल होता है। तो इस ट्रेट को क्या बोलेंगे? इस ट्रेट को हम बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? ऐसा ट्रेट जो डोमिनेंट एलील के कारण आया है, उसे हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट। ऐसा ट्रेट जो रेसेसिव एलील के कारण आया है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव ट्रेट। क्या बोलेंगे? रेसेसिव ट्रेट। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, और जेनेटिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय तक चलने वाला है चैप्टर, शायद से बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है। बायोलॉजी का क्या, पूरा है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिजिक्स में कौन सा सबसे बड़ा है? कितने लेक्चर का है? 14 लेक्चर का है, ये 20 लेक्चर का है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैप्टर है ये। आराम आराम से आना है, सुनना है, समझना है, और चले जाओ, घर पे जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है। क्या हुआ? हाँ लिखो, आराम से, आराम से लिखो। इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, तो आपके हिसाब से क्या समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? कि एक ऑर्गेनिज्म गैमिट कैसे कैसे बना सकता है, क्योंकि गैमिट के थ्रू ही तो अगली जनरेशन बनेगी, गैमिट के थ्रू ही तो कैरेक्टर आगे जाएगा। तो अगर आपको गैमिट कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म बना सकता है, किस प्रकार की गैमिट बना सकता है, वो अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये चैप्टर समझना सबसे आसान है। ठीक है। तो इसके बाद में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? गैमिट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होगा, लेकिन पहले एक टर्म है जो इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है? फिनोकॉपी। ठीक है, इसे समझते हैं, अच्छे से समझना सबने। ये कैपिटल टी है, ये क्या देना चाहता है? टॉल। आएगा ना? ये स्मॉल टी है, ये क्या देना चाहता है? डॉर्फ। एक टॉल और एक डॉर्फ, डिफरेंट जीनोटाइप है, एक टॉल देगा और एक डॉर्फ देगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस प्लांट को, जिसके पास जीनोटाइप कैसा है? स्मॉल टी है, जो डॉर्फ देना चाह रहा था, इसको मैंने एक अलग एनवायरमेंट में रख दिया।
इसको मैंने जिब्रेलिक एसिड के एनवायरमेंट में रख दिया। कहा रख दिया? जिब्रेलिक एसिड के एनवायरमेंट में रख दिया। एक हार्मोन का ट्रीटमेंट दे दिया, इसको अलग से हार्मोन का स्प्रे कर दिया। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? टॉल से क्या हो जाएगा? डॉर्फ से क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। होगा कि नहीं? बताओ, ऐसे दो प्लांट जो इनिशियली क्या थे, अलग अलग उनका जीनोटाइप था, मतलब अलग अलग जीनोटाइप था, और इनिशियली उनका फेनोटाइप भी क्या था, अलग अलग था। लेकिन किसी एक को अलग एनवायरमेंट में रख करके हमने दोनों का फेनोटाइप क्या कर दिया? सेम कर दिया। ऐसे दो प्लांट जिनका जीनोटाइप क्या है, अलग अलग, दोनों इनिशियली फेनोटाइप क्या दे रहे थे, सेम एनवायरमेंट में अलग अलग दे रहे थे। एक टॉल बना रहा था और एक डॉर्फ बना रहा था। लेकिन किसी एक प्लांट को मैंने अलग एनवायरमेंट में रखा और दोनों प्लांट के फिनोटाइप को क्या कर दिया? सेम कर दिया। तो अब ये क्या कहलाएंगे? ये दो प्लांट आपस में क्या कहलाएंगे? फिनोकॉपी। क्या कहलाएंगे? फिनोकॉपी। अच्छा, बात नहीं होगी आपको? थोड़ा सा ये कैपिटल टी है, बताओ ये क्या देगा? ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या देगा? क्या ये दो आपस में फिनोकॉपी है? अरे सेम फिनोटाइप है ना इनके। भाई इनके जो फिनोटाइप है वो तो सेम एनवायरमेंट में ही आ रहे हैं, ये भी टॉल देगा, ये भी टॉल देगा। हमने कोई अलग एनवायरमेंट थोड़ी प्रोवाइड किया किसी एक को कि फिनोटाइप, ये आपस में फिनोकॉपी, ये दोनों फिनोटाइप अलग अलग है, दोनों सेम फिनोटाइप दे रहे हैं, लेकिन इनको सेम फिनोटाइप बनाने के लिए हमने कुछ अलग से नहीं किया। फिनोकॉपी कब बोलेंगे? जब दो अलग अलग जीनोटाइप अलग 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 फिनोटाइप दे रहे थे, लेकिन हमने किसी एक को अलग एनवायरमेंट में रखा और फिनोटाइप सेम किया, तो उसे क्या बोलते हैं? फिनोकॉपी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये फिनोकॉपी। अच्छा, अलग एनवायरमेंट देने से क्या आपने जीनोटाइप बदल दिया? ये टॉल हो गया तो इसका जीनोटाइप बदल गया होगा ना? नहीं, आपने जिब्रेलिक एसिड का भले ही स्प्रे किया है हार्मोन का, लेकिन इसका जीनोटाइप नहीं बदलेगा। तो फिनोकॉपी जो होते हैं वो फिनोटाइप में सेम होते हैं, जीनोटाइप में सेम नहीं होते। ध्यान रहेगा? क्लियर? चलो, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट, मुझे लगता है कि कब ये लेक्चर कंप्लीट होता है? टाइम हो गया है। कल बच्चों हम आपको समझ में आया ये सब सारी चीजें? कल हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, लिंकेज, नॉन डिसजंक्शन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स, ये देखेंगे हम। और फिर कल ही स्टार्ट करेंगे गैमिट फॉर्मेशन। पहले गैमिट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैमिट कैसे बना सकता है ऑर्गेनिज्म, उसके बाद में मेंडलिज्म को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हेमीजाइगस का एग्जांपल, अगर मान लो किसी कैरेक्टर का जीन तुम्हारे पास अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, तो आप मुझे बताओ कि उस कैरेक्टर के जीन की कितनी कॉपी होगी तुम्हारे पास? दो क्यों कॉपी होगी? फीमेल हो क्या तुम? मेल। क्या हो? मेल। अब मेल हो तो भाई एक एक्स है और एक वाई है। तो अगर तेरे पास अगर जीन का कैरेक्टर का जीन अगर एक्स पर है और एक्स क्रोमोसोम एक ही बार मिल रहा है, तो फिर तो एक ही कॉपी होगी ना। तो कैरेक्टर फिर क्या होगा? एक ही कॉपी से कंट्रोल हो जाएगा। कैपिटल टी आया, मान लो हाइट, हाइट का वैसे होता नहीं है, लेकिन मान लो हाइट का जीन एक्स पे, कैपिटल टी आया तो टॉल बन जाओगे, स्मॉल टी आएगा तो डॉल बन जाओगे। सीधी बात, सिंगल एलील कंट्रोल करेगा कैरेक्टर अगर जीन कहां होगा? एक्स पर या वाई। और ये सिर्फ कहां होता है हेमिजाइगस कंडीशन? मेल में ही होती है, फीमेल में नहीं। फीमेल में तो एक्स क्रोमोसोम भी कितनी बार होता है? 2 बार। फीमेल के अंदर तो हर एक कैरेक्टर या तो होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा या हेट्रोजाइगस। लेकिन मेल के अंदर होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, हेमीजाइगस भी। अच्छा, कब होमोजाइगस और कब है हेट्रोजाइगस में हमारे कैरेक्टर दिखेंगे? जब जीन्स कैरेक्टर के कहां हो? ऑटोसोम पर। अरे 22 क्रोमोसोम की पेयर है ना, तो जब जीन कहां रखा हो? ऑटोसोम पे रखा हुआ हो, तो ऑटोसोम के तो हर एक क्रोमोसोम 2-2 बार है, तो फिर जीन की कितनी कॉपी मिलेगी? 2-2 कॉपी मिलेगी। सेम हुई तो होमो, डिसिमिलर हुई तो हेट्रो। जेंडर क्लियर होना चाहिए, ठीक है?